स्टॉक मार्केट में हर कोई पॉजिटिव रिटर्न्स की बात करता है कि अगर आप इतने साल पहले इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा इतना होता। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। ये डार्क साइड इतनी डरावनी है कि इन्वेस्टर की एक गलती से यहाँ पर उनका सारा कैपिटल बर्बाद हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं और मेरे दोस्त और फेलो यूट्यूबर अभिषेक कर ऐसे ही कुछ दिल दहलाने वाले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसों को निचोड़ कर रख दिया है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की डार्क साइड के बारे में। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहली केस स्टडी से, यानी सत्यम स्कैम से। 2008-9 तक सत्यम की शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कंपनी का बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सब कुछ सही चल रहा था इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर अचानक एक लेटर बाहर आया और उस लेटर ने सबकी नींद उड़ा दी। अचानक से बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस गिरने लगी बस उस एक लेटर की वजह से। लेकिन उस लेटर के पीछे बहुत बड़ा महाभारत हुआ था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। अचानक से दिसंबर 2008 में ये सारी चीज़ें, सारा महाभारत सबको पता चला। लेकिन ये महाभारत जब चल रहा था किसी को इसकी खबर भी नहीं थी। सत्यम के स्कैम के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीड, यानी लालच। सत्यम को भी रामालिंगा राजू ने बहुत तेज़ी से बढ़ाया। कंपनी एक बार इंडिया की 4th लार्जेस्ट IT कंपनी बन गई थी। कंपनी के रेवेन्यूज, कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी कंपनी में बढ़ रहा था। कई सारे अवार्ड्स भी इस चीज़ के लिए भी रामालिंगा राजू और सत्यम को मिले। इसी बीच 2004 से रियल एस्टेट बबल इंडिया में शुरू हुआ। अभी रियल एस्टेट बबल की वजह से रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इनफैक्ट अलग अलग मेट्रो सिटीज़, नॉन मेट्रो सिटीज़, हैदराबाद जहाँ पर सत्यम थी उस एरिया में भी काफ़ी तेज़ी से रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ रही थी। अब तेजी से बढ़ती हुई रियल एस्टेट प्राइसेस को देखकर रामालिंगा राजू को लगा कि IT के अलावा मुझे एक और सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, वो है रियल एस्टेट। जब IT बूम था तो रामालिंगा राजू ने पूरा एडवांटेज उसका लिया था, और जब रियल एस्टेट बूम आया तो रामालिंगा राजू चाहते थे कि मैं इसका भी पूरा फायदा लूँ। धीरे धीरे जैसे रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ने लगी भी रामालिंगा राजू रियल एस्टेट में पूरी तरह से उतर गए। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को खरीदने के लिए मिस्टर राजू ने मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत की और वहाँ से वो काफ़ी तेज़ी से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ खरीदने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फार्म में जो लोग काम करते थे उनकी मदद से भी कई सारी कंपनीज बनाई, करीब 365 कंपनीज बनाई, और फैमिली की हेल्प से भी वो अलग अलग रियल एस्टेट खरीद रहे थे। मेट्रोमैन ई श्रीधरन का कहना था कि रामालिंगा राजू को पहले से ही पता था कि हैदराबाद का मेट्रो रूट क्या है और उन्होंने पहले से ही उस एरियाज़ में रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया था। अब बहुत सारा पैसा रामालिंगा राजू को चाहिए था, पैसा आएगा कहाँ से? तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पैसा सत्यम से लाया जाए, और इसीलिए उन्होंने सत्यम में फिगर्स को मैनिपुलेट करना शुरू किया। यहाँ पर रेवेन्यू, प्रॉफिट, हर एक चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर एक चीज़ को उन्होंने मैनिपुलेट किया। प्रॉफिट 60 करोड़ का 600 करोड़ दिखाने लगे, रेवेन्यूज़ भी उसी तरह से वो तेज़ी से बढ़ाने लगे। और ये बढ़ती हुई फिगर्स की वजह से लोग काफ़ी तेज़ी से और बहुत हेवीली कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि जब फाइनेंशियल्स बढ़ते हुए देखने मिले तो लोगों ने देखा कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हमें लेना चाहिए। बढ़ती हुई शेयर प्राइस के बीच रामालिंगा राजू और बाकी प्रमोटर्स हेवीली अपने शेयर सेल करने लगे और उन पैसों से वो रियल एस्टेट खरीदने लगे। तो उनका पॉइंट यही था कि फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करके बढ़ाओ, जिससे शेयर प्राइस बढ़ेगी। शेयर प्राइस बढ़ती, अपने शेयर्स बेचो, प्रॉफिट से रियल एस्टेट खरीदो, और फिर जब रियल एस्टेट में प्रॉफिट होगा तो वो पैसा बाद में कंपनी में डाल देंगे और जो भी फाइनेंशियल्स मैनिपुलेट किए उन्हें सेटल करेंगे। यही उनका सिंपल सा प्लान था। लेकिन 2008 में जब रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ के रेट तेज़ी से गिरने लगे, पूरा प्लान चौपट हो गया। और उसके बाद दिसंबर 2008 में रामालिंगा राजू ने एक लेटर लिखा और बता दिया कि ये सारी फिगर्स मैनिपुलेटेड हैं। इतनी फिगर्स थी ही नहीं, हज़ारों इनवॉइसेस मैनिपुलेट की गई, करीब 500 के करीब फेक क्लाइंट्स दिखाए गए और 7,000 करोड़ के करीब अलग अलग फेक फिगर्स बताई गई। तो यहाँ पर अगला सवाल ये आता है कि फिर यहाँ पर गलती किसकी है? प्रमोटर्स की है, ऑडिटर्स की है, और उन बेचारे शेयर होल्डर्स की जिन्होंने कंपनी का डीप एनालिसिस करने के बाद ये डिसाइड किया कि कंपनी की ग्रोथ हर जगह से हो रही है, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और उनका पूरा पैसा यहाँ पर डूब गया। अभिषेक, आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती यहाँ पर आपको दिखाई देती है? यार प्रसाद भाई, एक चीज़ अगर आप देखोगे, मैं केस बताता हूँ। यूएस में भी एक ऐसा कॉरपोरेट कांड हुआ था एनरॉन नाम की कंपनी का। जब इनके ऑडिटर्स को पकड़ा गया तो इनको ना लाइफ टाइम तक के लिए बैन किया गया। बट यहाँ पर जब हम इस केस की बात कर रहे हैं जिसमें कि PwC इन्वॉल्व थी, उनको मात्र 2 साल की, ओनली 2 ईयर्स की सज़ा देके छोड़ दिया गया।
तो मुझे एक चीज़ लगती है कि हमारे गवर्नमेंट्स को ना थोड़ा सा इसको अच्छे से रेगुलेट करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि करीब करीब 7500 यहाँ पर नकली या फिर फिक्टिशियस इन्वॉइसेस कह लीजिए, नकली इन्वॉइसेस हो गए। और करीब करीब आप 2002 से 2008 के बीच में देखोगे तो इन लोगों ने ना इंटरेस्ट इनकम ही 900 करोड़ दिखा दिया। और ये स्वाभाविक सी बात है कि विदाउट द हेल्प ऑफ ऑडिटर इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब आप कैसे कर सकते हैं? आप तो हैरान हो जाओगे ये सुन के कि करीब करीब 350 कंपनीज थी जिसमें कि इन लोगों ने बहुत सारा रैंडम फंड्स ये करा था। मतलब इनने अपनी डमी कंपनीज बनाई थी करीब करीब 350 के ऊपर, जिसपे ये लोग अपना फंड ट्रांसफर करते थे। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इसमें सही में सिर्फ एक ही पार्टी की गलती थी? मैं तो इस पे सोचूंगा, मुझे तो लगता है कि इसमें ऑडिटर का भी एक बहुत बड़ा सहयोग है, बिकॉज विदाउट द ऑडिटर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। स्पेसिफिकली ये फेक इनवॉइसेस बिटवीन 2002 से लेकर 2009 और ये सारी चीज़ें, जैसे कि प्रसाद भाई आपने बताया कि जब ये इन लोगों ने लैंड एक्वायर करने शुरू किए थे बिकॉज ऑफ द मेट्रो प्रोजेक्ट्स, तो ये सब ये उठा रहे थे मेटियस के नाम पे। आप तो जान के ये भी हैरान हो गए प्रसाद भाई कि एक ऐसी कंपनी थी जो इनने सेटअप करी थी जिसका सिर्फ 5 लाख का पेड अप कैपिटल था, ठीक है, बट इन लोगों ने उसके थ्रू भी करीब करीब 600 करोड़ का लोन उठा लिया था और 90 लाख तक का इन्वेस्टमेंट दिखा दिया था। तो इतने सारे झोल झपाटे एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट स्कैंडल विदाउट द हेल्प ऑफ अकाउंटेंट्स एंड विदाउट द हेल्प ऑफ रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज नहीं हो सकती है। वैसे ये इतना बड़ा जो रायता फैला हुआ था ना, ये पहली बार नहीं है जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसी तरह का रायता फैला हुआ था एक और कंपनी में जिसका नाम है DHFL। तो प्रसाद भाई आपका इस पे क्या कहना है? थोड़ा DHFL वाले केस के ऊपर थोड़ा सा आपका लाइट डालिए। DHFL के केस में भी काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें थी। जनवरी 2018 तक सभी को लग रहा था कि DHFL बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर DHFL का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम टिकर टेप को यूज़ करेंगे। साल 2013 में कंपनी का रेवेन्यू 4000 करोड़ के करीब था और 2017 तक वो 11000 करोड़ के भी ऊपर चला गया। साथ ही कंपनी का जो प्रॉफिट था वो भी तेजी से बढ़ रहा था। साल 2013 में कंपनी का प्रॉफिट 451 करोड़ था। साल 2017 तक ये प्रॉफिट 2806 करोड़ तक चला गया। इतनी तेजी से हो रही ग्रोथ के चलते कंपनी के शेयर प्राइस भी तेजी से बढ़ रही थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी में दिखा रहे थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ तबाह हो गया। अचानक से कोबरा पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा और जिसमें उन्होंने बताया कि DHFL में शायद एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप टिकर टेप को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। DHFL के इस आर्टिकल के बाद फिर अचानक से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, शेयर प्राइस भी तेजी से गिरने लगे और इन्वेस्टर्स को इस केस में भी पहली तरह ही लॉस हुआ। यहाँ पर मामला ये था कि कई सारे गवर्नमेंट बैंक्स ने DHFL को लोन दिया था, साथ ही कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स DHFL में थी। लेकिन DHFL ने बिजनेस पर फोकस करने की बजाय पर्सनल इंटरेस्ट पर ही ज्यादा फोकस रखा और कुछ शेल कंपनी शुरू की। शेल कंपनी सिर्फ नाम के लिए शुरू की होती है और उसका कुछ गलत फायदे के लिए यूज किया जाता है। DHFL के प्रमोटर्स ने कई सारी शेल कंपनी शुरू की। उन शेल कंपनीज की मदद से वो पैसा घुमाते थे और घुमा फिरा कर अपने पास लेके आते थे। इस तरह से कई सारा पैसा उन्होंने कंपनी के बाहर खुद के फायदे के लिए लाया। क्यों सही कह रहा हूँ ना अभिषेक भाई? बिल्कुल सही कह रहे हो प्रसाद भाई। इनफैक्ट आपको एक चीज बता दूं कि ये DHFL वाले इतने शाणे थे, ये पूरी तरीके से ना राउंड टिपिंग कर करके अपनी डमी कंपनी से फंड लेके अपना लोन कर रहे थे। अगर कोबरा पोस्ट ने इनको एक्सपोज किया ही नहीं होता तो हमको कभी पता ही नहीं चलता कि करीब करीब 2.6 लाख फिक्टिशियस बैंक अकाउंट्स बनाए गए थे, जिसके थ्रू ये सारा का सारा माजरा चल रहा था, सारा स्कैम चल रहा था। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो इनका जो मेजर स्कैम चल रहा था ना, ये 70% स्कैम चल रहा था मात्र एक ब्रांच से, जो कि बांद्रा ब्रांच थी। इनफैक्ट ये राउंड टिपिंग के पैसे से इतनी अय्याशों वाली चीजें करते थे। इन लोगों ने एक श्रीलंका की क्रिकेट टीम खरीद ली थी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने साथ में यूके के काफी सारे स्टार्टअप्स को भी फंडिंग शुरू कर दी थी, विच इटसेल्फ रेजेस द क्वेश्चन कि भाई प्रमोटर कर क्या रहा था। आप जान के हैरान हो जाओगे कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन था, हर कोई परेशान था, अपने घर में परेशान पड़े हुए थे। उस समय पे जब ईडी ने इन पर रेड लगाया तो ये भाई साहब अपने फैमिली के साथ वाधवान सारे महाबलेश्वर में घूम रहे थे। इनफैक्ट रेड के दौरान इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकी काफी सारी लग्जरी कार्स पकड़ी गई, लग्जरी एसेट्स पकड़े गए, और तब भी इन लोगों के पास चैन नहीं था। आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने बेशरम थे कि इतना कुछ हो जाने के बाद, जनता का इतना सारा पैसा जाने के बाद भी प्रमोटर इस तरह की अय्याशी कर रहा है। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो इनके पास काफी सारी बेनामी प्रॉपर्टीज भी थी, मॉरिशस, दुबई, हर जगह पर इस तरह की चीजें थी।
वेल प्रसाद भाई, ये जिस तरह के ये व्यवहार हैं ये सारे प्रमोटर के जो हमने डीएचएफएल के केस में देखा, आपको नहीं लगता सत्यम के केस में भी कुछ इस तरह के इंडिकेशंस एज ए शेयर होल्डर भी कोई देख सकता था? आपका क्या कहना है प्रसाद भाई इस पे? जी बिल्कुल, रामालिंगा राजू की लाइफस्टाइल भी बड़ी लाविश थी। 63 कंट्रीज में उनके विलास थे, 13 उनके पास लग्जरी कार्स थे जिसमें मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सारी टॉप मॉडल्स थे। इनके पास 300 डिजाइनर जूते थे और 12 करोड़ का टेलीस्कोप था। देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इस तरह की इनकी कुछ लाइफस्टाइल थी। और इसके साथ ही मुझे एक और स्कैम की याद आती है जो भी थोड़ा रिलेटेबल है, और मैं कहूंगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी फेवरेट स्टॉक है। उसके बारे में क्या कहेंगे अभिषेक भाई? कौन सा? यस बैंक? सही पहचान है प्रसाद भाई, यस बैंक के बारे में क्या ही बताऊं आपको, थोड़ा सा इसके बारे में। एक समय पे ना ये हमारे इधर की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स में से एक मानी जाती थी। हर इन्वेस्टर इसके पीछे बावला था। एवरीवन वांटेड टू हैव अ पीस ऑफ यस बैंक। इनके जो टॉप मैनेजमेंट की बात करें ना, तो उसमें बहुत बार चेंजेस हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर अपन बात करते हैं तो पहले ही अगर देखते हैं मिस्टर सिंह, जो हरिकांत सिंह जी थे, उन्होंने तो इनिशियल डेज में ही इस बैंक को छोड़ दिया था। उसके बाद अशोक कुमार जी थे, उनकी भी दुर्भाग्यवश जो मुंबई अटैक्स हुए थे वहाँ पर दुर्भाग्यवश उनकी जीवन चले गई थी, तो उनने भी वो भी नहीं ले पाए। तो बाद में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो एकमात्र बचे थे राणा जी, मुझे माफ़ करना, दैट इज मिस्टर राणा। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ हो गई थी, इतने सारे चेंजेस के बाद और 2008 के लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद ना ऐसे भी बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री को काफ़ी ट्रबल हो रही थी। और इस बैंक को तो खासा बहुत हालत खस्ता थी इनकी इन टर्म्स ऑफ रेजिंग फाइनेंसेस। ये कैपिटल ही रेज नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण डेस्परेशन में इनने कुछ गलत स्टेप्स उठाने शुरू किए। किस तरह के? इन लोगों ने रिटेल से ज्यादा कॉर्पोरेट एंड कंपनी लोन्स पे फोकस करना शुरू किया। ये लोग ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को लेने लग गए। प्रॉब्लम इसमें नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों ने लॉस मेकिंग कॉर्पोरेट कंपनीज को भी फंडिंग देना चालू करी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बाजार ठीक ठाक है तब तक तो इनको रिटर्न आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जहां बाजार थोड़ा हिलता और जहां कंपनी के फंडामेंटल्स हिलते, जिनको इनने लोन दिए थे, जाहिर सी बात थी कि ये लोग ट्रबल में फंसने वाले थे। तो ये जस्ट बिकॉज इनने इतने ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज को पैसा देना शुरू किया, तो धीरे 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 करके इनकी प्रॉब्लम पाइल अप होनी शुरू हुई। प्रसाद भाई, आपको और क्या लगता है इस यस बैंक वाले पूरे सिनेरियो में और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपके हिसाब से? यस बैंक के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कंपनी के जो फाइनेंशियल फिगर्स थे वो बहुत स्ट्रांग दिख रहे थे। साल 2013 में कंपनी का रेवेन्यू 9,551 करोड़ था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने तेजी से वो 2018 तक बढ़कर 25,561 करोड़ हुआ। यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ रहा था। कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2013 में 1300 करोड़ था और 2018 तक वो बढ़कर 4233 करोड़ हुआ। इतनी तेजी से हो रही ग्रोथ के चलते, और कंपनी के एनपीए भी कुछ खास नहीं थे। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स ने कंपनी में हेवीली इन्वेस्ट किया, जिसके चलते कंपनी की शेयर प्राइस इस तरह से बहुत तेजी से बढ़ी। 2013 में जब कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपए से भी नीचे थी, वो 2018 तक 350 रुपए के भी ऊपर चली गई। और फिर आरबीआई ने किए हुए इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यस बैंक ने अपने एनपीए के नंबर छुपाए हैं, यानी यस बैंक ने एनपीए के झूठे नंबर दिखाए हैं। साथ ही उन पर फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू हुए, और उसके बाद ये सारा मामला सामने आया। एक कॉमन बात कई सारे लोन्स में यहाँ पर मुझे दिखाई दी, वो ये थी कि यहाँ पर कई सारे लोन्स पैसा लेकर दिए गए थे। इसके लिए भी यस बैंक के मिस्टर कपूर, उनके बेटियों ने कई सारी कंपनीज खोली थी, शेल कंपनी जैसे आरोप है उन पर, और इन कंपनीज की मदद से वो ब्राइब लेते थे और बदले में लोन सैंक्शन करते थे। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे याद आती है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई प्रमोटर अपना स्टेक, अपना जो भी कंपनी में हिस्सा है, उसे बैंक के पास गिरवी रखते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं, इसे प्लेजिंग कहते हैं। जब कोई भी प्रमोटर ऐसा करता है तो उन्हें एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना होता है और ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर राणा कपूर ने काफी स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने कुछ कंपनी शुरू की, अपना कुछ स्टेक वहां पर ट्रांसफर किया और फिर डिबेंचर्स के जरिए वहां पर पैसा उधार लिया। अब ये चीज प्लेजिंग में नहीं आती है। हालांकि ये चीज तो रेगुलेटर्स को भी नहीं पता कि इस तरह से लोग प्लेजिंग को छुपा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारी चीज़ों से इंटेंशंस पता चल जाता है प्रमोटर्स का। जैसे अपनी बात की थी डीएचएफएल के केस में कि लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बीच वो महाबलेश्वर गए थे। अगर हम रामालिंगा राजू की बात करते तो वहाँ पर भी कई सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की बाकी चीज़ें, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये देखकर काम नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कंपनी के प्रमोटर्स का इंटेंशन क्या है, क्योंकि अगर इंटेंशन खराब है तो ऐसे ही किसी दिन आपको भी झटका बैठ सकता है, कोई लेटर के रूप में या कोई पोस्ट के रूप में, और आपका पूरा पैसा गायब हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें कोई टच नहीं कर रहा है, कोई बता नहीं रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट का एक ट्रूथ,
एक डार्क ट्रूथ ये भी है जो हर एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए। तो जिस चीज़ को हालांकि बहुत दूर रखा जाता है या जिसके बारे में बातें भी नहीं की जाती, उस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए कि प्रमोटर्स कैसे हैं, उनका एथिक्स कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में अभिषेक? बिल्कुल सही कह रहे हो प्रसाद भाई। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि आज तो हमने इतने प्यारे प्यारे केसेस कवर किए, लेकिन हमने यहाँ पर लेसन्स के अंदर अगर डीपली जाए ना तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। तो प्रसाद भाई आप क्या बोलते हो, अगर ऑडियंस बोलती है नेक्स्ट पार्ट का जिसमें हम डिटेल में इनके सॉल्यूशंस और किस तरह से कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या हमें वो वीडियो करना चाहिए? क्या कहते हो प्रसाद भाई? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कई सारे जो डार्क ट्रूथ्स हैं मुझे लगता है अभी भी कवर नहीं हुए हैं और कई सारे लोगों को पता नहीं है। अगर हम उन्हें कवर करते हैं अगले पार्ट में तो और भी मज़ा आ जाएगा और लोगों को भी पता चलेगा कि कहाँ हमें सावधान रहना है, कहाँ सतर्क रहना है। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं अगले पार्ट में अभिषेक भाई के चैनल पर, जहाँ पर हम कई सारी डिटेल चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो ज़रूर अभिषेक भाई का यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कीजिए, जहाँ पर वो स्टॉक मार्केट, स्कैम्स और कई सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में कवर करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए प्रॉपर अपडेट्स का होना ज़रूरी है और यहाँ पर आपको मदद करेगा हमारा फाइनेंशियल न्यूज़लेटर कन्वे फीचर। कन्वे फीचर के जरिए आपको डेली सुबह 10:15 बजे न्यूज़लेटर्स मिलेंगे, जिनके जरिए फ्री में आपको स्टॉक मार्केट के पूरे अपडेट्स मिलेंगे। यानी पूरे दिन का फाइनेंशियल ओवरव्यू आपको बस एक न्यूज़लेटर में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ज़रूर इस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके बाद आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं और से अपडेट रहने की ज़रूरत पड़ेगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ और इन डार्क ट्रूथ्स को सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले, जिससे वो भी सावधान रहेंगे, थोड़े प्रिकॉशंस लेंगे। एंड प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसके लिए उन्होंने 2 कंपनीज भी फॉर्म की। कंपनीज का नाम क्या था? जी कुछ ब्लूपर से हमारे ठीक है।